हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपकी जो 10th क्लास है उस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना। तो देखो गाइस, क्या है, आज से हम वो कर रहे हैं, क्लास 10th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो या जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में तो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी। सेम यही वीडियो होगी, बस वो हिंदी में होगी, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड रहती है कि हमें हिंदी में चाहिए, कुछ की डिमांड रहती है इंग्लिश में चाहिए, तो मैं दोनों की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये वीडियो इस टाइप से होगी कि जब आप अपना चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको एक क्विक रिविजन की नीड होती है, तो वो आप क्विक रिविजन यहाँ से कर पाएंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगी, और अगर चैप्टर ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर उसको 2 वीडियो में करके कर लेंगे। बस फिर भी मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो ये इंग्लिश में है वीडियो, और मुझे यकीन है कि जो एफ़र्ट मैंने इसको बनाने में लगाया है वो आपको पसंद आएगा, और आप इसको एंजॉय करेंगे, और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ज़रूर इससे इजाफा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आएगी तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बस फर्स्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, the processes in which a substance undergo a chemical change to produce new substances are known as chemical reactions। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हुआ होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो केमिकल चेंज है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। Whenever chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी केमिकल चेंज होगा तो हम यही बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज वो होता है जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी फॉर्म कम्प्लीटली चेंज हो जाए और वो वापस से अपनी जो प्रीवियस फॉर्म है उसमें ना आ सके। तो जैसे क्या एग्जांपल होंगे केमिकल चेंज के? जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर मिल्क को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है दूध, है ना। अब वापस से उस फटे हुए दूध का नॉर्मल दूध तो नहीं बन सकता ना, तो वो कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज है, यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। एन आयरन तवा, पैन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर किसी भी आयरन का जो आर्टिकल है उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या होता है कि भाई उस पर वो रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है ना, और वो वापस से नॉर्मल नहीं बन पाता फिर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा? केमिकल चेंज होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, तभी जाके रस्टिंग होती है आयरन की। जब हम किसी भी आयरन आर्टिकल को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो एयर के साथ, आयरन क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करता है, उससे जो वो बनता है, जिसको रस्ट बोलते हैं, वो नया प्रोडक्ट बनता है, तो यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसे ही ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन है जिससे वाइन बनती है वो भी एक केमिकल चेंज है, यानी कि वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होती है। फूड इज कुक्ड, जब खाने को पका देते हैं, फूड इसको कुक कर दिया जाता है तो वो भी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसे ही फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ये 9th क्लास में भी था। तो ये भी कम्प्लीटली पूरी एक केमिकल रिएक्शन से, पूरी रिएक्शन की एक लंबी प्रोसेस चलती है। ऐसे ही वी रेस्पायर, जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती है कि भाई उसके अंदर क्या होता है, सेल्स के ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज़ करके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर में रिलीज होता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसको केमिकल चेंज बोलेंगे, कब बोलेंगे केमिकल चेंज? तो व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, चाहे केमिकल रिएक्शन बोलो या केमिकल चेंज बोलो, तो वहाँ पे क्या होगा जब भी केमिकल रिएक्शन होगी? चेंज इन स्टेट, जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होने का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस है तो इनमें से सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, या लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से जो लिक्विड, कुछ भी इस तरीके से बन सकता है। बस उसकी रिएक्शन अगर स्टेट चेंज हुई है, अगर स्टेट चेंज हुई है सब्सटेंस की, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज होता है सब्सटेंस का तो भी वो केमिकल चेंज होगा। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस रिलीज होगी किसी सब्सटेंस के अंदर से तो भी केमिकल चेंज होगा, या उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो भी वो केमिकल चेंज होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कैसे पता चलेगा वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्शन तो देख ली, तो क्या है केमिकल इक्वेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ दिस सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज के थ्रू, तो उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस है जिसका जो सिंबल होता है H2 होता है, और ऑक्सीजन गैस है जिसका सिंबल O2 होता है। इनके मिक्सचर से वाटर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ये बोला कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। ये हमने नॉर्मल सेंटेंस बोल दिया कि स्टेटमेंट बोल दी, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनेगी? जब हम इसको सिंबल के थ्रू लिखेंगे। अगर यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो ये हमने वर्ड्स लिखे हैं, है ना। तो वर्ड्स के थ्रू हमने एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, तो इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे देखो H2 जो कि हाइड्रोजन गैस का सिंबल है और O2 ऑक्सीजन का सिंबल है, H2O वाटर का सिंबल है, तो सिंबल के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। और जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के वाटर बना है, तो रिएक्शन किस किस के बीच हुई है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे जिनके बीच में रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और उनको हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, फिर एरो लगाते हैं, और उनके मिलने से जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट को राइट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं हम इनको कैटेगराइज करेंगे। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, उस बेस पे केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती हैं। एक तो एडिशन रिएक्शंस जिनको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनमें हम देखेंगे प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से बन रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट्स के बीच, और फिर कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड, हम किसके बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम किस बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसका एडिशन हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है, उस बेसिस पे हमारी रिएक्शंस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और एक रिडक्शन रिएक्शंस। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये अब हम इनको एक एक करके सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो पहले हम एडिशन रिएक्शंस देखेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एडिशन यानी कि ऐड होना। तो इसमें क्या होगा, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होंगे आपस में, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा। एडिशन का मतलब ऐड होना, रिएक्टेंट्स ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड है, S का मतलब है ब्रैकेट में जो हमने S लिखा है इसका मतलब सॉलिड है। ऐसे ही यहाँ पे H2O यानी कि वाटर, ये लिक्विड है तो ब्रैकेट में उसके सामने L लिखा है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यानी कि ये रिएक्टेंट है, दोनों इनकी रिएक्शन से बनता है CaOH होल ट्वाइस, जो कि एक्वस है। एक्वस का मतलब है कि उसका हमको वाटर में सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि हमने कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराई है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और साथ में हीट निकली है। हीट अलग चीज़ है, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट 2 थे, प्रोडक्ट एक ही बना है, तो इसका मतलब है कि दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, तो ऐसी रिएक्शन ये एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है ऐसे ही बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना। इसमें क्या है, कार्बन जो कि सॉलिड होता है वो ऑक्सीजन O2 यानी गैस, G लिखा है गैस की प्रेजेंस में, यानी कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जिससे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ भी 2 रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ऐसे नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, H2O वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, है ना। तो यहीं पे इसके भी नाम से पता चलेगा कि इसमें क्या होगा, इन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स।
दैट रिएक्शन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक होके 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, तो ऐसे रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि एक सॉलिड है, इसके सामने ब्रैकेट में S लिखा है ना, सॉलिड है। जब इसको हीट करते हैं, हीट करने से किस में टूट रहा है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 गैसेज में ब्रेक, 3 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट, तो इनकी डीकम्पोजिशन हो गया इसका फेरस सल्फेट का, है ना। तो ऐसे रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे मैंने जो रिएक्शंस दी हैं ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, फिर मैं रिएक्शन को बैलेंस करने पर अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो और देखो ऐसे यहाँ पे ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो जब इसको हीट करते हैं इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इसमें भी एक जो रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे है ये PbNO3 लेड नाइट्रेट है यानी कि सॉलिड है जी, जो इसको जब हीट करेंगे तो एक तो ये लेड ऑक्साइड PbO में ब्रेक होता है और फिर इससे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और O2 ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पे भी एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही AgCl सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है, तो इसका भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। और देखो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। हमेशा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट यानी कि सनलाइट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर वो एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो उस डीकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को उसके प्लेस से हटा देना, तो इसमें यही काम होगा। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे कि क्या है इसमें, ये हमारी रिएक्शन है, जिंक सॉलिड है, ये रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस है यानी कि वाटर में सॉल्यूशन है इसका कॉपर सल्फेट का। तो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या करेगा यहाँ पे, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐसा करेगा, इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, कॉपर लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो जिंक कॉपर को उसके प्लेस से हटा देगा यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने से बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर है जो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो जिंक ने यहाँ पे क्या किया, कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया, इसलिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट है Fe यानी कि आयरन, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद उसके साथ ऐड हो जाएगा, जिससे FeSO4 बनेगा और सॉलिड कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसे Pb यानी कि लेड सॉलिड है, जो जब ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो लेड है जो वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड भी यही काम करेगा, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा देगा और खुद ऐड हो जाएगा, लेड आ जाएगा कॉपर की जगह, तो लेड क्लोराइड हो जाएगा PbCl2, और यहाँ पे भी सॉलिड कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटा के खुद वहाँ पे जाके जुड़ जाना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फोर्थ है इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसमें ये होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं ना उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज इन विच 2 केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयंस टू प्रोड्यूस 2 न्यू मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 रिएक्टेंट होंगे, वो अपने आयंस आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और 2 नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। जिससे यहाँ पे ये रिएक्शन है सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, और ये रिएक्शन कर रही है BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ। तो इसमें क्या करेगा, जो सल्फेट है उसके पास सोडियम है और क्लोराइड के पास बेरियम है, तो सल्फेट क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड से तो बेरियम ले लेगा और अपना सोडियम क्लोरीन को दे देता है। उससे बनेगा क्या, सल्फेट ने अगर बेरियम ले लिया बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम सल्फेट बन गया और अपना सोडियम क्लोराइड को दे दिया, उधर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सल्फेट से भी डिस्प्लेस हो रही है मेटल, और जो ये क्लोरीन है यहाँ से जो ये बेरियम है ये भी डिस्प्लेस हो रही है। इस तरह की रिएक्शन जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछेंगे और एग्जाम्पल पूछते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। हमने ये तो देख लिया कि प्रोडक्ट किस टाइप से बन रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है या डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हमें देखना है किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। उस बेस पे टू टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब है आउट होना, बाहर होना। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। कोई भी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, जैसे हमने पीछे एडिशन रिएक्शन में देखा था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हीट रिलीज होती है। यानी प्रोडक्ट के साथ अगर हीट रिलीज हो रही है, जैसे यहाँ यहीं पे है ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। अगर आप हीट को हटा दें तो अभी हमने पीछे देखा था इसको एडिशन रिएक्शन में, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन के साथ कैसी भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हो रही है। ठीक है। ऐसी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी कि जो मीथेन गैस होती है CH4, जब वो बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और H2O वाटर रिलीज होता है, तो इसके अंदर भी हीट रिलीज होती है। ऐसे ही जो ये है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन कहाँ होती है, हमारी सेल्स के अंदर होती है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज़ करके ब्रेक होता है ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ये तो रेस्पिरेशन है ना। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज मतलब एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं तो बॉडी से बाहर कर देते हैं, और जो एनर्जी है उसको बॉडी हमारे जब यूज़फुल वर्क करना होता है बॉडी को, तो बॉडी वहाँ पे यूज़ करती है। तो जो ये डिकम्पोजिशन है ग्लूकोज का, ये भी क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। ऐसे द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर है जब उसका कंपोस्ट बनता है, वो सड़ने लगता है, तो आप देखना कि उसके अंदर से हीट निकलती है, वो गर्म गर्म रहता है, तो इसका मतलब हीट निकल रही है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिस भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन है, इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। अभी पीछे हमने जितनी भी वो पढ़ी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमें सब में हीट देनी पड़ रही थी, यानी कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, इसका मतलब वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है ना। तो वो एग्जाम्पल हम डिकम्पोजिशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जो एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो और हीट भी, उसको हीट हमें देनी पड़ रही है। जहाँ पे वो कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और जहाँ पे हमें उसको हीट देनी पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। किस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, या हाइड्रोजन रिमूव और ऐड हो रही है या इलेक्ट्रॉन, तो उस बेस पे भी रिएक्शंस के टाइप होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एक रिडक्शन रिएक्शंस। देखो, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन। ऐसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो वहाँ पे उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं किसी के अंदर, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन के अंदर होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों। एग्जाम्पल देखिए अगर ऑक्सीडेशन की, तो देखो यहाँ पे ये है Cu, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CuO बना रहा है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे ये कॉपर था और यहाँ जाके CuO बन गया, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है इस रिएक्शन में।
ऐसे यहाँ पे है ये सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, Na2O। तो यहाँ पे देखो ये Na सोडियम है और यहाँ पे Na2O, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई प्रोडक्ट में जाके, इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऐसे ही यहाँ पे देखो रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल में ये है CuO जैसे ही H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Cu अलग हो जाता है और H2O बनता है। यहाँ पे देखो ये CuO है और इधर सिर्फ Cu बचा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर बन गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, हट गई, सॉरी ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो गई। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर क्या होगा, हमें एक टाइप्स की ओर पढ़नी है, रेडॉक्स रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर वन गेट्स रिड्यूस्ड आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन कि एक ही रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक रिएक्टेंट का, और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को या तो रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं या सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है CuO + H2, इससे बन रहा है Cu + H2O। तो कॉपर CuO तो Cu में जा रहा है, यानी कॉपर से तो ऑक्सीजन हट रही है, अलग हो रही है, रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं पे जब इसने कॉपर ने CuO ने H2 के साथ रिएक्शन की तो H2O बना, यानी हाइड्रोजन में तो जुड़ गया ना जाके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस एक रिएक्शन में ही कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, तो इसलिए क्या होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही जो हमारी ये रिएक्शन है ZnO + C, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक और CO बना रहा है। ZnO से Zn बना, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हुई है और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन। वहीं पे यहाँ इधर देखो C और C से क्या बना है, CO बना है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही नेक्स्ट है जो MnO2, इसमें HCl है, इनसे मिलके बन रहा है MnCl2 + 2H2O + Cl। यहाँ पे देखो MnO2 है और इधर MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन हट गई इसके अंदर से, तो MnO2 का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का हटना। और यहाँ पे क्या है, HCl और इधर हो गया H2O, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऐसे यहाँ पे Cl का देखें, यहाँ पे Cl के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ Cl2 बचा है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन है, तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसके अंदर कई सारे रिएक्टेंट है, मतलब 2 रिएक्टेंट है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शंस के टाइप थे, डिफरेंट। पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, जिसमें हमने एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट देखा। फिर हमने देखा कि भाई जो गैसेज है रिलीज हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, उस बेस पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखी। फिर हमने यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस और ये रिडॉक्स रिएक्शंस देखी। इसके बाद 2 और टॉपिक हैं, जो ये है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं ये हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, उन पे बेस्ड यहाँ पे 2 टॉपिक हैं, एक कोरोजन है और एक रेंसिडिटी है। तो पहले हम कोरोजन देखते हैं, कोरोजन क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब भी कोई मेटल है उसको हम खुले में छोड़ देते हैं, वो मॉइस्चर या एसिड के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो उस पर क्या हो जाता है, कोई लेयर, किसी दूसरे सब्सटेंस की लेयर आ जाती है, जिससे कि जो आयरन है, आयरन को अगर खुला छोड़ दें तो उसकी रस्टिंग हो जाती है। ऐसी जो सिल्वर है, सिल्वर के जो भी वो होते हैं, कोई भी आर्टिकल है वो काला काला सा पड़ जाता है, या जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, उन पे ग्रीन सी लेयर बन जाती है। यानी कि इस तरह की कोई भी मेटल, कॉपर, आयरन, सिल्वर, जब वो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मॉइस्चर या एसिड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो उनको बोलेंगे, जो ये उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है नए सब्सटेंस की, इसको कोरोड होना बोलेंगे और इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। समझ आई ये बात आपको। रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा, ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन ही है। तो एग्जाम्पल क्या है कोरोजन के, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन आर्टिकल्स पे रेडिश ब्राउन कोटिंग जो हो जाती है वो भी कोरोजन है। या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाए या कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाए,
तो इन सबको हम कोरोजन ही बोलेंगे सारे, इनके कोरोड हो गए, कोरोजन हो गया इनका। उन पर जब एक किसी नए सब्सटेंस की जो कोटिंग आ जाती है तो इससे क्या होता है, जो वो पर्टिकुलर मेटल है ना वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़राब होने लगती है। तो उससे बने हुए जो भी, जैसे कि आयरन है, लोहा है, लोहे के जो पुल होते हैं, ब्रिज वगैरह, तो वो वीक हो जाते हैं, फिर टूटने का खतरा रहता है। तो हमें उसको प्रिवेंट करना पड़ता है कोरोजन को, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो कैसे करेंगे कोरोजन से प्रिवेंशन? तो इसका एक तो मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि जो मेटल है उसको जिंक की लेयर से कोट कर देते हैं, जिंक की लेयर की कोटिंग कर देंगे उस पर। जिंक की लेयर की कोटिंग करने से क्या होगा कि वो फिर कोरोड नहीं होती, वो प्रोटेक्ट रहती है। जो उसके आयरन के ऊपर करते हैं ये, तो आयरन फिर प्रोटेक्ट रहता है, उसकी रस्टिंग नहीं होती। सेकंड मेथड है अलॉइंग। अलॉय क्या होता है कि जो दो मेटल्स होती हैं उनको आपस में मिक्स करना, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स करके एक नया बना देना, तो उसको अलॉय बोलते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। किसी मेटल को दूसरी मेटल के या किसी और नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक नई मेटल बना देना, उसकी प्रॉपर्टीज़ जिससे कुछ चेंज हो जाएंगी। जैसे आयरन है, आयरन को जब क्रोमियम और निकिल के साथ मिक्स करते हैं ना, तो उससे मिलता है हमको स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील पे बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होती, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाती है, यानी कि आयरन की प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव होगी निकिल और क्रोमियम के साथ मिला के, जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है। अब उसकी फिर रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है पेंटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विद पेंट विच प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। अगर आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पेंट कर दिया जाए तो फिर जो ये रस्टिंग की प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो हो जाती है। एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से उसकी रस्टिंग नहीं होती, तो उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। एंड एक और मेथड है ग्रीजिंग करना या ऑयलिंग करना। जब कोई ग्रीस या ऑयल को अप्लाई कर दिया जाता है आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो एयर और मॉइस्चर हैं वो फिर उसके कॉन्टेक्ट में, आयरन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते, तो रस्टिंग प्रिवेंट रहती है। तो इस तरीके से हम रस्टिंग से या कोरोजन से आयरन आर्टिकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोरोजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का रेंसिडिटी, उसके बाद चैप्टर फिनिश। अब देखो रेंसिडिटी क्या है। द स्पॉयलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनफिट टू ईट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। फूड का स्पॉयल हो जाना, जिससे कि अगर उसे खाओगे तो फिर आप बीमार हो जाओगे, यानी खाने लायक ना बचना फूड का, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये होता क्यों है फूड रेंसिड? इट कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड। फूड के अंदर हम जब कुक करते हैं फूड को, तो उसके अंदर फैट्स और ऑयल्स तो होते ही हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन करती है फैट्स के, ऑयल्स के साथ, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाता है। इट कॉजेज चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। ये आप सबको पता है, जब खाना स्पॉयल हो जाता है तो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एक तो ये है कि कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हैज़ लो टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन स्लोज डाउन एट लो टेम्परेचर। फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे कि हमारा फूड लंबे टाइम तक बिना ख़राब हुए रह सकता है। तो ऐसे करना चाहिए। या फिर स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में देर इज़ अ लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, सो देर इज़ लो ऑक्सीडेशन। जब एयर टाइट कंटेनर होगा तो वहाँ एयर ही नहीं पहुँच पाती, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाएगी। ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। या फिर क्या है, पैकेजिंग फूड एंड ऑयल इन नाइट्रोजन गैस। जो बैग्स होते हैं चिप्स के, बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फूड एंड दस प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन को फूड तक, यानी कि जो भी वो चिप्स हैं उन तक जाने ही नहीं देती, और जब उन तक नहीं जाएगी तो जो ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, फिर वो ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे, यानी कि एप्लीकेशंस थे, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, किसी भी, ये आपको समझ नहीं आया, जो भी है आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।